नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं का विषय हिंदी सेट सी। पेपर आपका 75 नंबर का रहेगा। समय आपको 3 घंटे मिलेगा। यहाँ पर पूरे क्वेश्चन पेपर का हल मैं आप लोगों को करवाऊंगा। अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फागुन की सुंदरता। फागुन की सुंदरता। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो कवि नागार्जुन का जो मूल नाम है वो हो जाएगा बच्चों आपका इसमें आंसर होगा वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र इसमें आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले अभी देखिए बहुत कम विद्यार्थी हमारे जुड़े हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस क्लास को आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी जुड़ सके और अच्छा स्कोर अपना करें पेपर में। और कॉपी में अच्छे नंबर लिख कर आएँ, अच्छे से लिख कर आएँ। सभी क्वेश्चनों के नंबर अच्छे से लिखें कि कौन से प्रश्न का कितने नंबर का क्वेश्चन है, कितने शब्दों में लिखना है, सभी बातों का ध्यान रखें आप। निराला रचनावली में कितने खंड है? तो निराला रचनावली में जो खंड है वो हो जाएंगे 8। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? तो यहाँ पर मुख्य छंद जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौपाई। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई हो जाएगा। 2 महाकाव्य के नाम लिखना है, तो एक हो जाएगा यहाँ पर रामचरितमानस, रामचरितमानस और एक हो जाएगा कामायनी। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। माँ की तुलना किससे की गई है? तो इसमें जो आप आंसर लगाएंगे अपना वो लगाएंगे माँ की तुलना धरती से की गई है। माँ की तुलना धरती से की गई है। ये तो आपके क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है। और देखिए आपको लिखना भी कैसे है, इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी कॉपी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन जो आपका रह रहा था वो यहाँ पर देख सकते हैं। माँ की तुलना धरती से की गई है, 1 नंबर यहाँ आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प का चयन करके लिखना है। सभी सही विकल्प आप देखेंगे। गलती किसी प्रकार की नहीं होना चाहिए। कुआसा का अर्थ है कंबल, कोहरा, सन्नाटा, सहारा। तो कुहासा का जो अर्थ होता है वो कोहरा होता है। छायावादी कवि हैं मुक्तिबोध, सुमित्रानंदन पंत, नरेश मेहता, जगमोहन सिंह। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी 2 फुट, 5 फुट, 3 फुट, 10 फुट। तो इसमें आपका 2 फुट हो जाएगा। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय, स्वयं प्रकाश, नागार्जुन। तो यहाँ पर आपका आंसर रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, सूर सरावली के कवि का नाम है सूरदास, कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन। तो सूरदास इसमें आंसर होगा। तो अगले प्रश्न को हम देखेंगे यहाँ पर, कवि निराला का जन्म कब हुआ? 1904 में, 1900 में, 1899 में या 1888 में? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 1899 सही हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन करके लिखना है। लेकिन अभी तक देखिए आप लोगों ने किसी ने भी वीडियो को शेयर बिल्कुल भी नहीं किया है। बहुत कम विद्यार्थी जुड़ रहे हैं क्लास में, क्योंकि एक से एक बहुत ही शानदार क्लासेस आप लोगों के लिए ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत कम देख रहे हैं इस वीडियो को। तो आप एक बार अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें। जितने भी विद्यार्थी अभी फ़िलहाल में देख रहे हैं, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप एक अपने दोस्तों को शेयर करने के बाद कमेंट बॉक्स में करें मैसेज
कि हमने एक दोस्त को शेयर कर दिया है और मेरा दोस्त भी लाइव क्लास में जुड़ा हुआ है। देखिए, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत से माना जाता है, तो 1900 से या 1901 से, तो इसमें आपका आंसर 1900 हो जाएगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं, 2 होते हैं या 8 होते हैं? तो इसमें आपका अर्थ 8, अर्थ 8, तो 8 हो जाएगा। छंद के प्रकार होते हैं, तो छंद के 2, 3, 4, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2। नर हरिदास के गुरु थे, तो नर हरिदास जो गुरु थे वो सूरदास के, परशुराम के, तुलसीदास के, तो तुलसीदास के गुरु थे वो। दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में मात्राएं होती है, तो देखिए पहली और तीसरी पंक्ति में जो मात्रा होती है वो 13-13 होती है। अच्छे से लिख के रखिएगा और याद रखिएगा। भूलना तो बिल्कुल मना है, भूलना नहीं है, नहीं तो आपको ऑब्जेक्टिव में नंबर नहीं मिलेंगे। और एक अच्छे स्टूडेंट की क्वालिटी होती है कि उसके 30 के 30 ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सही होते हैं। अगर आपके आंसर यहाँ गलत होते हैं तो फिर आप 75 नंबर लाने के सपने छोड़ दें। रस के अवयव हैं, तो रस के अवयव पूछ ले या रस के अंग पूछ ले, बात एक ही है, 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड, कटाव, रामरक्ष बेनीपुरी, मुजफ्फरपुर, मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी, रिसाई, क्रोध करना, चौपाई, सममात्रिक छंद, एक अंक, एकांकी। ठीक है, इस प्रकार आपको क्या मिलाना है? जोड़ी मिलाना है। ध्यान रखिएगा, नंबर डाल दिए मैंने, लेकिन आपको अपनी कॉपी में आमने सामने लिखना है। जोड़ी कैसे लिखी जाती है वो मैं आपको कॉपी में लिखी हुई बता देता हूँ। जोड़ी ऐसे लिखना है, देखिए जोड़ी ऐसे लिखी जाती है। स्विट्जरलैंड, कटाव, रामरक्ष बेनीपुरी, मुजफ्फरपुर, मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी, रिसाई, क्रोध करना, चौपाई, सम्मात्रिक, एक अंक, एकांकी। 6 नंबर यहाँ पर किसी ने नहीं चुरा है। ठीक है, इसी प्रकार आपको सभी प्रश्नों के आंसर देना है। सत्यासत्य भी मैं बताने वाला हूँ नीचे अभी आपको, कैसे आप लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे सत्यासत्य, पर्वतीय सुंदरता मन को भाती है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल भाती है। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से, जितने भी क्लास में जुड़ रहे हैं। तो संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि संस्मरण ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे जीवन में पहले घट जाती है, तो उसको हमें क्या करना है? केवल याद करना है उसे, तो उसमें काय को हमें कल्पना करना है ना, कल्पना उसमें नहीं होती है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा सत्य हो जाएगा। नाटक में 6 तत्व होते हैं, तो ये आपका आंसर असत्य हो जाएगा, क्योंकि नाटक में 7 तत्व होते हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को ब्रज से भेजा था, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्रमांक 4, ठीक है। तो श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को ब्रज से भेजा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? असत्य होगा। और बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हमारा गद्य की 4 विधाओं के नाम लिखिए। कोई सी विधाओं है ना। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषाएं, महाकाव्य खंड काव्य में कोई 2 अंतर, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, नाम लिखें। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शेर क्यों कहा जाता है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। और 10 तक बताऊंगा टोटल, है ना। कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं के नाम लिखिए, और नई कविता की कोई 2 विशेषताएं, ठीक है। या फिर मंगलेव डबराल या तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताएं, 2 रचनाएं, भावपक्ष कला पक्ष। तो 6 से 10 तक के उत्तर हम देखेंगे अब, ठीक है। क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो फट से, और यहाँ पर हम आंसर देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर।
पहले 6 का आंसर देखो आप। 6 के आंसर में आप आंसर किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए, गद्य की 4 विधाओं के नाम, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में खंडकाव्य महाकाव्य में अंतर था। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, खंडकाव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8वां था उसमें भी देख लो यहाँ पर, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शहर अपने निवासियों की मेहनत तथा प्रगति के प्रति समर्पित है। यहाँ की जनता उत्कृष्ट शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, अद्वितीय खनिज संसाधनों के साथ टूरिस्ट उद्योग में भी काम करती है, जिससे ये एक समृद्ध और सशक्त शहर बनता जा रहा है। तो 2 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन भी, नई कविता की 2 विशेषता। नई कविता की 2 विशेषता। नई कविता में छंदवाद को महत्व दिया गया है, इसमें अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण हुआ है। तो 2 नंबर यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तुलसीदास या मंगलेव डबराल की विशेषताएं बतानी थी, काव्यगत विशेषताएं। तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताएं, 2 रचनाएं, रामचरितमानस, कवितावली, भावपक्ष। तुलसीदास भगवान श्री राम के परम भक्त थे, उनके काव्य में लोक मंगल की भावना व्यक्त है। उसके बाद में आगे हम चलते हैं, तो आगे यदि हम चलें तो हमें यहाँ पर तुलसीदास ने अपने काव्य में श्रृंगार तथा वात्सल्य रस दोनों का प्रयोग किया है। कलापक्ष, सगुण भक्ति धारा के कवि तुलसीदास की भाषा सरल, सहज तथा स्वाभाविक। तुलसीदास का अलंकार विधान अनुपम है। आपने उपमा अलंकार के साथ साथ रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग किया है। तो 2 नंबर ये यहाँ से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन है आपका, फसल क्या है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 का उत्तर हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चनों की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक कौन सा? 11। उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने कमल के पत्ते तथा तेल युक्त मटकी से की है। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में डूबा रहता है परंतु उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, और जिस प्रकार तेल युक्त मटकी पर भी पानी की एक बूंद नहीं ठहर पाती है, उसी प्रकार उद्धव भी प्रेम के साकार रूप श्री कृष्ण से क्या है? अछूते हैं। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन का आंसर जो आपने देखा, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो बादल ताप से तपती धरती को वर्षा करके शीतल करते हैं। बादल बेचैन तथा अनमने लोगों को शांति प्रदान करते हैं। बादल क्रांति के दूत हैं, वह सामाजिक परिवर्तन के प्रेरक हैं। तो यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 से अब हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं और लगाते हैं उसके आंसर। ये अथवा वाला था। स्मृति को पाते बनाने से क्या तात्पर्य है? काव्य की परिभाषा लिखना है या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। रस किसे कहते हैं? चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। राम रक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, ठीक है, सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे हम 13 से। ये रहा 13 का उत्तर। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। काव्य में जब एक शब्द की समान अर्थ में एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण, थल थल में बसता है शिव। यहाँ थल शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने क्वेश्चन कौन सा करा है? अथवा वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने अथवा नहीं डाला, अथवा नहीं डाला। ठीक है,
तो ये गलती मत करना बोर्ड में। ठीक है, ये गलती मत करना। ठीक है, अभी तो चल रहा है, समझा रहा हूँ मैं, आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन ये गलती आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका नंबर कटे तो फिर आप इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे, आपको हम बता सकते हैं केवल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किसी काव्य रचना को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। राम को देखकर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। अब यहाँ पर ये बाघ, जो बकरी को खाने वाला बाघ होता है ना, वो लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा बाघ में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अकियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करना है। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर अब उदाहरण तो उसने पूछा ही नहीं था। ठीक है, यहाँ पर पूछा था रस किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको उदाहरण लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी, यहाँ पर उदाहरण नहीं पूछा था। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें, जितना पूछा है उतने उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखेंगे हम हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी की दो रचनाएं और उनकी भाषा शैली। तो यहाँ पर अम्बपाली चिता के फूल, भाषा राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा स्वाभाविक है। इसमें सरलता, सहजता तथा सुबोधता पाई जाती है। शैली भी देख लो इनकी, राम वृक्ष बेनीपुरी की शैली के विविध रूप हैं, जैसे भावात्मक, वर्णात्मक, आलोचनात्मक आदि। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो 2 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा अगले की ओर हम बढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन मैं आपको हल करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर अब हम यहाँ पर 16 से देखेंगे। बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? नाटक और एकांकी में कोई द्वंद्व। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा? बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? ठीक है, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर डबल है ये, तो हम देखेंगे। अनुशासन का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए, और प्रिय खेल क्रिकेट के संबंध में 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए। तो यहाँ पर हम 16 से 18 तक का उत्तर देख लेते हैं पहले। तो ये रहा नाटक और एकांकी में अंतर देखिए पहले। तो नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। आगे हम देखेंगे 17वां क्वेश्चन। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर 2 लोगों का प्रमुख रूप से प्रभाव पड़ा है, एक उनके पिता और दूसरी उनकी अध्यापिका शीला अग्रवाल का। आगे देखिएगा, पिता गोरे रंग को महत्व देते थे जबकि वे श्याम वर्ण की थी। पिता की इच्छा के अनुसार लोगों से विचार विमर्श करने का भाव उनमें आया। शीला अग्रवाल ने साहित्यिक शौक पैदा किया तथा खुलकर अपनी बात कहने का साहस दिया। ठीक है, तो इस प्रकार 2 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में यदि हम बात करें अनुशासन का महत्व विषय पर अनुच्छेद देख सकते हैं यहाँ पर आप। अनुशासन से तात्पर्य है कि नियम के पीछे चलना। अनुशासन विद्यार्थी जीवन के साथ हमेशा रहता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का होना अत्यावश्यक है। जो व्यक्ति बचपन से अनुशासन में रहता है वे कभी असफल नहीं होता। विद्यार्थी के लिए अनुशासन समय से उठना तथा स्कूल का और गृह कार्य हमेशा करना। आज के समय अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति कभी असफल नहीं होता है। स्कूल के साथ साथ विद्यार्थी के लिए घर में भी नियम जरूरी है। आगे देख सकते हैं।
पूरा है ये, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इसका और लिख लेना। उसके बाद में अब आता है क्वेश्चन क्रमांक, एक लाइन और यहाँ पर थी कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन है तो कल है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, इसमें संदर्भ प्रसंग करना है हमें इस गद्यांश का। तो इसमें से किसी एक का करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोनों में से एक का मैं आपको बता देता हूँ और फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको संदर्भ प्रसंग करना है। अट नहीं रही आबा फागुन की तन सट नहीं रही, और या जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में। ठीक है, तो इसको दोनों को हम साथ में देख लेते हैं 19-20 को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे प्रश्न नंबर 19 की। संकेत बन गया है यहाँ पर। अब हम क्या लिखेंगे, संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के पाठ संस्कृति से लिया गया है। इसके रचिता बदंत आनंद कौशल्यायन है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने संस्कृति के बारे में बताया है और कहा है कि यह कोई परिवर्तनीय वस्तु नहीं है। व्याख्या की अगर बात करें, लेखक कहते हैं कि संस्कृति के नाम से हम जिस अनुपयोगी तथा जिस कचरे के ढेर को समझते हैं वे संस्कृति नहीं है, ना ही वे रक्षणीय वस्तु है। पल पल पर परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी ऐसी वस्तु को पकड़कर हम साथ नहीं रख सकते जब हम बुद्धि और मित्रता के संयोग से आगे देखते हैं। किसी नए आविष्कार की खोज करते हैं तो हमें पहले से ही पता नहीं होता है कि वे कैसी वस्तु होगी जिसके लिए रक्षकों की आवश्यकता हो। ठीक है, तो इस प्रकार 3 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 भी देख ही लो। और अट नहीं रही। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के पाठ अट नहीं रही है से ली गई है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन की मादकता को प्रकट किया है। सही बात है। उसके बाद यहाँ पर भावार्थ देखिए इसका। कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता चारों ओर ऐसी समा गई है कि उससे कवि संभल नहीं पा रहे हैं। फागुन की सुंदरता इतनी व्याप्त है कि सभी ओर से जब भी सांस लेते हैं तो सुगंध आ रही है। भीनी भीनी सुगंध घर घर भर देती है। आसमान में भी तुम्हारी ऐसी सुंदरता व्याप्त है कि आँख को हटाना चाहता हूँ तो हट नहीं रही है। फागुन की मादकता समा नहीं पा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार भी यहाँ पर आपको 3 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन क्रमांक अगला आ जाता है हमारा 21, जिसमें हमें निबंध लिखना है। मेरा प्रिय खेल, विज्ञान के बढ़ते चरण, या फिर आप और भी यहाँ पर 1-2 निबंध और देख लेंगे। जो भी आपको पसंद आएगा वो निबंध आप करेंगे। यहाँ पर 2 निबंध और है, वृक्षारोपण और वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको विज्ञान के बढ़ते चरण के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ऐसे पहले आपको क्या लिखना है, रूपरेखा। कृषि के क्षेत्र में मनोरंजन, यातायात, चिकित्सा, उपसंहार, है ना, ये रूपरेखा है। तो 1 नंबर तो आपको यहीं मिल जाता है। उसके बाद में आगे हम बढ़ जाते हैं, प्रस्तावना। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान से मानव को असीमित शक्तियाँ प्राप्त हुई है। आज का मानव पक्षियों के भांति आसमान में उड़ सकता है, पर्वतों को लांघ सकता है तथा पानी के भीतर सांस ले सकता है। विज्ञान ने मानव को सशक्त बना दिया है। आज का मानव अंतरिक्ष में भी विचरण कर सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और भी हम देखते हैं इसमें।
यहाँ पर देखिएगा, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने बहुत उन्नति की है। कृषि के नए नए उपकरण विज्ञान से प्राप्त हुए हैं। नए प्रकार के बीज मानव को प्राप्त हुए हैं, जिनसे उपज भी बढ़ गई है। सही बात है। चलिए आगे हम चलते हैं और आगे भी देखते हैं। सभी अगर कोई सा शब्द न समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मनोरंजन के क्षेत्र में आज का मानव सुबह से शाम तक कठिन परिश्रम करता है। इस कठिन परिश्रम के पश्चात हर एक व्यक्ति को मनोरंजन की आवश्यकता होती है। रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन आदि मनोरंजन के साधन हैं। आगे चलते हैं। यातायात के क्षेत्र में आज विज्ञान की सहायता से दूरियां बहुत कम हो गई है। पहले जहां तक जगह से दूसरी जगह तक जाने में कई दिन लग जाते थे, वहीं आज विज्ञान की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह चंद घंटों में पहुंचा जा सकता है ना। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। आगे भी देख सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। पहले के समय कोई बीमारी का इलाज आसान नहीं था, परंतु आज के समय बड़े से बड़े रोगों का इलाज संभव हो गया है। टीबी, कैंसर आदि रोगों का इलाज आसान हो गया है। उपसंहार, इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि विज्ञान स्वयं में एक शक्ति नहीं, वह मानव के हाथों में आकर शक्ति प्राप्त करता है। इसलिए मानव को सोचना चाहिए कि इसका उपयोग कब और कैसे किया जाए। विज्ञान पूरी तरह से मानव पर निर्भर है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 4 नंबर का निबंध आता है और 4 नंबर हमें यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखते हैं पहले, उसके बाद में हम आंसर देखेंगे। क्वेश्चन है बच्चों आपका, यहाँ पर देखिए, वैदिक काल से हिमालय पहाड़ को बहुत पवित्र माना जाता है। तो अपठित गद्यांश है 4 नंबर का। उसके पहले हमारा ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में प्राचार्य को स्थानांतरण पत्र हेतु एक आवेदन पत्र भी लिखना है, ये भी हम देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 23 में हम ये यहाँ पर अपठित गद्यांश भी हल कर लेते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों को एक साथ देख लेते हैं और बात खत्म करते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 22 देख लो आप, ये रहा। इस प्रकार आपको लिखना है, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, मानव हायर सेकेंडरी स्कूल, ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। महोदय, उपर्युक्त विषय में विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी हैं। उनका स्थानांतरण ब्यावरा से भोपाल हो गया है, जिसके कारण मेरा पूरा परिवार उनके साथ जा रहा है। मैं वहीं रहकर आगे का अध्ययन करना चाहता हूँ। कृपया मेरा स्थानांतरण यहाँ पर इस कृपया की जगह अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। ठीक है, मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य। ऐसा आप लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको नंबर मिल जाते हैं, पूरे नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। छोटी छोटी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में जो अपठित गद्यांश था उसके आंसर भी हम देखेंगे। यहाँ पर उसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये रहा आपका अपठित गद्यांश के आंसर। हिमालय की सुंदरता के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर शीर्षक हो जाएगा, हिमालय को देखकर सारी सृष्टि के प्रति समभाव जागृत होता है तथा मन आनंद से भरपूर होता है। और इस गद्यांश में हिमालय की सुंदरता का वर्णन हुआ है। वैदिक काल में हिमालय को एक पवित्र पहाड़ के रूप में मानते थे। हिमालय के पहाड़ अत्यंत सुंदर होता है। जो हिमालय की विशालता देखकर मन आनंद में हो जाता है। हिमालय को देखकर ऐसा लगता है
कि ये समस्त संसार ईश्वर का दिया हुआ है। इसको देखकर समस्त संसार के प्रति एक जैसा भाव जागृत होता है। वास्तव में ये दृष्टि को कला युक्त या आधुनिक नहीं कह सकते। ठीक है, तो इस प्रकार ये 4 नंबर का था। 4 नंबर हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये सेट भी कंप्लीट हो जाता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप कैसे वीडियो को डाउनलोड करेंगे और आप किस प्रकार से PDF डाउनलोड करेंगे आंसर का और क्वेश्चन पेपर का, और आप किस प्रकार से हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, और साथ में यदि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सभी चीज़ों का गाइड मिलेगा बिल्कुल इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। तो चैनल को और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद।